हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, चारधाम परियोजना जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिमालय की गोद में बसे हुए करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। यह परियोजना वास्तव में सड़कों के चौड़ीकरण से संबंधित है और उत्तराखंड में स्थित चारधाम मार्ग को जोड़ने के लिए है। उच्चतम न्यायालय में इस पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और उच्चतम न्यायालय के लास्ट डिसीजन के अनुरूप ही वहां पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। अब बहुत सारे पर्यावरणविदों, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक एप्लीकेशन डाली गई है। अब मुद्दा यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फैसले को पर्यावरण की दृष्टि से गलत मानते हुए उस पर पुनर्विचार करने को तैयार होगा? क्या अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख करके जो दिशा पहले चुन चुकी है उस दिशा को ही जारी रखेगी, या यह फैसला हिमालय के भविष्य पर एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है? हाल ही में अदालत में इस पर जब रिव्यू की मांग उठी तो यह मुद्दा फिर से गर्म हुआ और आज इसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम चारधाम परियोजना, उससे जुड़े हुए मुद्दे, पुनर्विचार के संबंध में दिए गए एप्लीकेशन और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर एक छोटा सा दृष्टिकोण देखेंगे। पर्यावरणविद जो हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो एक मानते हैं कि सड़कें चौड़ी करना विकास नहीं है बल्कि हिमालय की नाजुक परिस्थितियों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समर्थक ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी पहले निर्णय दिया था वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आस्था दोनों के लिए जरूरी है। तो अब इसी मुद्दे को देखते हुए हम चर्चा शुरू करते हैं। वास्तव में हिंदू की न्यूज है, रिकॉल चारधाम प्रोजेक्ट जजमेंट, मुरली मनोहर जोशी एनवायरमेंटलिस्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों का विचार है, इन लोगों की अपील है उच्चतम न्यायालय से कि आप अपने पुराने निर्णय पर पुनर्विचार करें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे वीडियोस के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। चारधाम परियोजना को पहले ब्रीफ में देख लेते हैं। वास्तव में चारधाम की जो यात्रा होती है वह यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों को इन चारों जगहों पर यात्री जो श्रद्धालु होते हैं वो विजिट करते हैं और हर साल यहाँ चारधाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। चारधाम प्रोजेक्ट की घोषणा जो हुई थी वर्ष 2016 में हुई थी और यह परियोजना लगभग 900 किलोमीटर के मार्ग के चौड़ीकरण से संबंधित है। इससे तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी, पहला दावा यह किया गया। दूसरा, आपदा प्रबंधन में आसानी होगी और तीसरा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन सीमा के पास तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन शुरुआत से ही जो पर्यावरणविद थे वो इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी, जल स्रोत और पारिस्थितिकी भी प्रभावित होगी। लेकिन अब यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट। तो 2016 के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए वह भी देखिएगा। 2018 में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सवाल यह था कि सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए। सरकार चाहती थी 10 मीटर की चौड़ाई हो, यानी कि डबल लेन रोड बनाई जाए। पर्यावरणविद ये कहते थे कि इतनी चौड़ी सड़क हिमालय के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 5.5 मीटर की चौड़ाई, यानी कि सिंगल लेन जिसमें पेव्ड शोल्डर्स भी हो, उसकी अनुमति दी जाएगी। लेकिन 2020-21 में सरकार पुनः, यानी कि रक्षा मंत्रालय वापस जाती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि सीमा पर तेजी से सैनिक पहुंचाने के लिए सड़क चौड़ी होनी ही चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के पास भेजा गया, जहां पर कमेटी के सदस्यों की राय यूनानिमस तो नहीं थी, एक मत तो नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और 10 मीटर चौड़ाई की अनुमति दे दी गई। इसके बाद जब यह अनुमति दे दी गई तो अभी 2025 में, यानी कि हाल ही में क्या हुआ, जो मैं आपसे न्यूज शेयर कर रहा हूं, जहां पर कई पर्यावरणविद, वरिष्ठ केंद्रीय पूर्व मंत्री और विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि उन्होंने कई सारे इसके तर्क दिए हैं। पहला तर्क यह है कि हिमालय में भूस्खलन और भूधसाव लगातार बढ़ रहा है। जोशीमठ संकट इसका एक बड़ा उदाहरण है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने
तुरंत कदम नहीं उठाए तो पूरा क्षेत्र आपदा प्रवण क्षेत्र बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला है कि वो किसे प्राथमिकता देगा, तेज सड़कें, चौड़ी सड़कें, फौज की आवाजाही, लोगों को सुविधा या पर्यावरण को प्रेफरेंस दे। जहां पर हिमालय को बचाना है, सतत विकास करना है, तो कोर्ट के सामने यह 3 पक्षीय लड़ाई है। विकास बनाम पर्यावरण की तो है ही है और सुरक्षा बनाम पर्यावरण की भी यह लड़ाई है। तो इस तिहरी चुनौती को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रिव्यू पिटीशन स्वीकार करेगा या नहीं, यह एक बड़ा मुद्दा है। यहां पर आपको पहले की घटनाएं यानी कि केस स्टडीज भी देखने चाहिए। देखिए, केदारनाथ त्रासदी हुई 2013 में, जून 2013 में बादल फटा, भारी बारिश हुई, केदारनाथ में विनाशकारी बाढ़ आई, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग प्रभावित हुए। कारण क्या था? अनियंत्रित सड़क चौड़ीकरण हुआ, होटल, धार्मिक संरचनाओं का अनियंत्रित तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से निर्माण किया गया, नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट किया गया और उससे यह बाढ़ इतनी भीषण हो गई, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। देखिए, इससे हमने सीखा कि अगर विकास करना है तो साइंटिफिक प्लानिंग करनी होगी, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को मेंटेन करना होगा, तभी आपदा में हम अपने आप को बचा पाएंगे। 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए भी यह चेतावनी है कि अगर अनकंट्रोल्ड इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम ऐसे हो सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी बड़ी घटना होती है जोशीमठ भू धसाव की 2023 में, और यहां पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का जोशीमठ धीरे धीरे धंसने लगा, दीवारों में दरारें आने लगी, मकान अनसेफ घोषित करने पड़े। कारण क्या था? 4 धाम सड़क प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर टनल प्रोजेक्ट के कारण एक्सेसिव ब्लास्टिंग हुई, हिल कटिंग्स हुई और इसके कारण जो हिमालयी चट्टानें हैं जो कि बहुत फ्रेजाइल हैं, उसका दबाव नहीं झेल पाई। ध्यान रखिएगा, हिमालय सबसे नए पर्वतों में आता है जो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। इससे सीखा क्या हमने सीखा कि हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी अभी सीमित है। मॉडर्न डेवलपमेंट मॉडल जहां पर वाइड रोड्स हो, टनल्स हो, हाइड्रो डैम्स हो, वह यहां के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए यह स्ट्रांग वार्निंग भी थी कि अगर अनचेक्ड वेल्डिंग चलती रही, वाइडनिंग का काम चलता रहा, विकास के साथ साथ चौड़ीकरण का काम चलता रहा, तो जोशीमठ जैसी घटनाएं अभी और घटेंगी। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल भी है इसके लिए, और वो केस है भूटान का। अगर आप भूटान देखें तो भूटान भी हिमालय में ही स्थित है और भूटान के मॉडल में सबसे खास बात क्या है? भूटान ने टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित किया, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म पॉलिसी अपनाई, इन्वायरमेंट फर्स्ट का अप्रोच रखा, जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। इससे परिणाम क्या हुआ? पर्यटक जरूर कम आए, लेकिन सड़कें भी कम बनी, लेकिन सस्टेनेबल इकोनॉमी बनी और प्रिजर्व्ड इकोलॉजी रही, यानी कि उनकी पर्यावरण प्रिजर्व्ड रहा, उस पर कोई खतरा नहीं आया। सीखते क्या है हम इससे? सीखते हमें कि भारत अपने संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों के लिए, जैसे 4 धाम परियोजनाओं के लिए, इस प्रकार का मॉडल अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय को इस तरीके के ग्लोबल एग्जाम्पल्स को जिक्र करते हुए दे सकता है। इस मामले में आगे क्या हो सकता है उस पर भी ध्यान दीजिए। उच्चतम न्यायालय को बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्लोप स्टेबलाइजेशन, उसके साथ साथ टनल इंस्टेड ऑफ हिल कटिंग का काम किया जाए। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हर एक परियोजना को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ साथ साइंटिफिक मॉनिटरिंग भी की जाए कि कहां पर खतरे बन सकते हैं या संभावित हो सकते हैं, और इसके साथ साथ हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, जो धार्मिक आस्था के साथ साथ लोग वहां ट्रेवल करते हैं, उस पर भी नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ये हिमालय की इकोलॉजी के लिए एक बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा कानूनी केस ही केवल नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का भी मामला है। वास्तव में अगर हिमालय हम खो देंगे तो न विकास बचेगा, न आस्था बचेगी, न सुरक्षा बचेगी। सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार पर्यावरण को ज्यादा महत्व देगा या राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देगा? आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइए कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय को क्या रुख अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ दशहरा ऑफर शुरू हुआ है। दशहरा का धमाका सेल शुरू हुआ है। बच्चों के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो फास्ट ट्रैक बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर ही है और 3 अक्टूबर से पहले आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपसे बहुत ही मिनिमम फीस ली जा रही है। मात्र 7,499 रुपए में आपको 2026 का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शन तैयार कराए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको पूरे स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज के साथ इसकी तैयारी होगी।
आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोर्स लेते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, तभी आपकी ये डिस्काउंटेड फीस लागू होगी। एक बात और, जो बच्चे 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये दशहरा सेल चल रही है, उनके लिए भी डिस्काउंटेड फीस लागू होगी। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको कोड इस्तेमाल करना है PK लाइव। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।